जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी जीडी जो 13 जनवरी को चौथी शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें क्या प्रश्न पूछे गए जो विद्यार्थियों ने बताए, तो उनका एनालिसिस करते हैं क्या प्रश्न आए थे। और एक चीज़ है दोस्तों, देख के जाना, क्वेश्चन रिपीट बहुत हो रहे हैं, जो टीसीएस पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। तो आप ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको आप पूरी देखिएगा, कौन कौन से प्रश्न आए। जैसे यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी गई, कोशिका की आत्महत्या की थैली पूछी गई, रणजी ट्रॉफी से क्वेश्चन आया था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आपके 13 तारीख की चौथी शिफ्ट में। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने पहली, दूसरी और तीसरी जो शिफ्ट हुई थी 13 जनवरी की, उसके मैंने एनालिसिस डाला है। आप वहाँ से जाके उन प्रश्नों को देख सकते हैं, कौन से प्रश्न पूछे गए। दोस्तों, प्रश्न आया था, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। यूपी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है वो किसके साथ साझा करता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे यूपी का मैप एक देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप यूपी का मैप देख सकते हैं। तो यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ जो कुछ उत्तर पूर्व की दिशा है, यहाँ पे नेपाल है आपका। तो नेपाल से सीमा लगती है यूपी की। देखो, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और ये आपका महाराजगंज। तो इनकी सीमा लगती है किससे? नेपाल से। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके उत्तराखंड से सीमा लगती है, बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है, झारखंड के बाद में छत्तीसगढ़ से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, राजस्थान से सीमा लगती है, हरियाणा से, दिल्ली से और हिमाचल से ऊपर सीमा लगती है यूपी की। तो ये कई सारे उससे सीमा साझा करता है। और एक चीज़ याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा जो लगती है वो यूपी की लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य यूपी है आपका। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, 2011 की जनगणना में भारत के कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, तो यूपी की जनसंख्या 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा थी। ये आप याद रखेंगे, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है यूपी है आपका, सर्वाधिक आबादी। और अगर आपसे पूछे दोस्तों, यहाँ का सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। योगी जी यहाँ के सीएम हैं, बीजेपी पार्टी के नेता हैं। बीजेपी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। और दोस्तों, आपसे एक डांस पूछेगा यूपी का, चरकुला, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। चरकुला डांस ये कहाँ किया जाता है दोस्तों? चरकुला डांस होता है यूपी में, ब्रज क्षेत्र में होता है। ये आएगा आपके एग्जाम में, लिख के ले लेना बिल्कुल। उसके बाद में आपका नौटंकी, नौटंकी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नौटंकी कहाँ का लोक नाटक या नृत्य है। तो नौटंकी भी यूपी का ही नृत्य है, ये आप याद रख के जाइएगा। नौटंकी यूपी का, यूपी में लखनऊ इसकी राजधानी है और लखनऊ में चिकनकारी होती है, ये भी आप याद रखिएगा। चिकनकारी जो कि कपड़ों पर एक प्रकार की कढ़ाई होती है, वो पूछ सकता है। आपसे पूछे कि कथक, कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य वो कथक है। दोस्तों, भारत में पहली राज्यपाल जो बनी वो यूपी में बनी थी, जिनका नाम था सरोजिनी नायडू। भारत में पहली राज्यपाल कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल थी, ये भी आप याद रखिएगा। और इन्हें क्या बोलते हैं, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और इनकी किताब आप याद रखना, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये आपसे पूछी जा सकती है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखी गई है आपकी सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है? नेपाल की। दोस्तों, नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क बना था 1985 में। और सार्क का विचार किसने रखा था? जियाउर रहमान ने। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या प्रश्न पूछा गया आपसे? नेक्स्ट प्रश्न था दोस्तों, सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी जो जीती है वो जीती है आपकी मुंबई ने। 41 बार रणजी ट्रॉफी जीती मुंबई ने, आप याद रखिएगा। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी की बात करूं तो रणजी ट्रॉफी भारत की ए ग्रेड लेवल की एक क्रिकेट प्रतियोगिता है। ए ग्रेड लेवल की है, याद रखना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में। 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, ये आप याद रखिएगा। मुंबई ने सबसे ज़्यादा बार जीती है। और लास्ट टाइम जो अभी जीती है हाल फिलहाल में, वो मध्य प्रदेश की टीम ने मुंबई को हराकर जीती है। रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीती? तो मध्य प्रदेश ने जीती है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, महाराजा रणजी जो थे ये एक ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने भारत के लिए भी मैच खेला था और ये इंग्लैंड के लिए भी मैच खेलते थे। क्लियर हुआ? अब आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था, ये क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों, भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। और हमारा कप्तान कौन था? कपिल देव। 1983 का वर्ल्ड कप हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया था, याद रखना, वेस्ट इंडीज़ को हरा कर जीता था। और ये कपिल देव की कप्तानी में जीता गया। क्लियर हुआ दोस्तों? और कपिल देव की आत्मकथा का नाम है द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। द स्ट्रेट
फ्रॉम द हार्ट, ये किसकी आत्मकथा है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है ये कपिल देव की आत्मकथा है। याद रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। कपिल देव की आत्मकथा का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और सचिन की बहुत आती है एग्जाम में। सचिन की आत्मकथा क्या है? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा का नाम है? दोस्तों सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। तो रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा किसने जीती है? आपकी मुंबई ने। और आपसे पूछा जाए दोस्तों, भारत में एक संस्था है बीसीसीआई, बीसीसीआई कब बना था? दोस्तों 1928 में बीसीसीआई बना था। और बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी बीसीसीआई का अध्यक्ष है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? एक आईसीसी भी है दोस्तों, आईसीसी बनी थी 1909 में और इसका मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर? दुबई में। क्लियर हुआ? तो रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा किसने जीती? वो जीती मुंबई ने। आप याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखें क्या प्रश्न पूछा गया दोस्तों। भारत का वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? दोस्तों ये जुलाई में बने हैं आपके सुरेश एन पटेल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीबीसी बोलते हैं। दोस्तों 1964 में एक कमेटी बनी थी संथानम समिति, और संथानम समिति की सिफारिश पर भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति की गई है। तो ये भी आप याद रखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग कब बना है? तो 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग बना संथानम समिति की सिफारिश पर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया? नेक्स्ट प्रश्न था गोवा के लोक नृत्य। दोस्तों गोवा के लोक नृत्य काफ़ी आ रहे हैं एग्जाम में। तो तरंगमल, गोफ, कुनबी, फुगड़ी, दखनी, जगोर, दंगल, घोड़े मोरनी, ये सारे डांस कहाँ के हैं? गोवा के नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूछे जाए आपसे तो आप इनको रट लेना। और एक सिग्मो भी आप याद रखिएगा, सिग्मो, सिग्मो जो है ये गोवा का ही मतलब त्यौहार है, नृत्य भी होता है। दोस्तों गोवा में एक चीज़ आपको याद रखना है, एक वाद्य यंत्र होता है घूमट, घूमट घड़े की तरह होता है। तो ये क्वेश्चन आया कि घूमट किस राज्य का वाद्य यंत्र है? तो गोवा का वाद्य यंत्र है घूमट, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों आपसे पूछेगा फेनी, गोवा में काजू की एक शराब होती है जिसे फेनी कहा जाता है, याद रखना। और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है एरिया में, और इसका एरिया कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर गोवा का एरिया है। गोवा का खेल पूछेगा कि गोवा का आधिकारिक खेल क्या है? दोस्तों गोवा का आधिकारिक खेल है फुटबॉल, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों गोवा के बारे में 2 बिंदु आप और याद रखें। गोवा में एक झरना है दूध सागर झरना, दूध सागर झरना, ये दूध सागर जलप्रपात ये मांडोवी नदी पर है और ये बहुत आता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखना गोवा में है। और गोवा में एक बंदरगाह भी है मार्मुगांव, मार्मुगांव बंदरगाह कहाँ पर है? तो मार्मुगांव पोर्ट ये गोवा में है। पूछ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत आता है ये भी एग्जाम में। दोस्तों गोवा को आज़ादी कब मिली थी? दोस्तों गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी दिलवाई गई थी 19 दिसंबर 1961 को। और गोवा भारत का राज्य कब बना? 30 मई 1987 को। ठीक है दोस्तों, गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत गोवा का मुख्यमंत्री है, ये भी आप याद रखें। गोवा की राजभाषा क्या है? दोस्तों गोवा की राजभाषा कोंकणी है, गोवा की राजभाषा कोंकणी है। और यहाँ की राजधानी पणजी है। पणजी मांडोवी नदी पर बसा हुआ है, मांडोवी नदी के किनारे पणजी, आप याद रखना गोवा के बारे में। क्लियर हुआ? गोवा किसका उपनिवेश था? पुर्तगालियों का, ये भी आप याद रखना, पुर्तगाल का उपनिवेश था गोवा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? दोस्तों प्रश्न कुछ ऐसा नहीं था, प्रश्न था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा का अवसर प्रदान करता है वो कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है? मौलिक कर्तव्य है। तो आप याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा यह कर्तव्य जोड़ा गया था। इस सूची में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 11वां मौलिक कर्तव्य बहुत रिपीट किया जा रहा है दोस्तों एग्जाम में ये, तो ये आप याद रखिएगा। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हमने मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हमारे संविधान में किया गया 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा, और इसके लिए एक समिति बनी थी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति, कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य हमने शामिल किए थे, ये भी आप याद रखें। दोस्तों आपने यहाँ पे एक शब्द लिखा है शिक्षा, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में विषय आता है, ये आप याद रखना, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। रट लेना इस क्वेश्चन को, बहुत आएगा आपके एग्जाम में कि शिक्षा दिवस भारत में कब होता है? तो 11 नवंबर। अच्छा किसकी जयंती होती है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी किताब भी है इंडिया विंस फ्रीडम। क्लियर हुआ? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में हमने ऐड किया था। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे कोशिका को खराब करने वाले पाचक एंजाइमों का स्रावण करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके चोट लग जाए, चोट लगने के ऊपर जो आपका मतलब अपशिष्ट पदार्थ जमा होगा उसको खत्म करने का काम होता है लाइसोसोम का। क्लियर हुआ दोस्तों? आपसे अगर पूछा जाए कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, दोस्तों आप याद रखिएगा, कोशिकाओं का अध्ययन इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन होता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी? तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक। तो कभी क्वेश्चन आए कि कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा, आपसे पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के टुकड़े में, किसके? कॉर्क के टुकड़े में कोशिका की खोज की थी। और दुनिया की पहली जीवित कोशिका कौन सी थी? वो थी आपकी जीवाणु, बैक्टीरिया। दुनिया की पहली जीवित कोशिका थी जो ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजी गई थी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये मैं 2-3 चीज़ें आपसे पूछता है एग्जाम में, तो ये लिख लेना। एक तो पूछेगा कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह किसे कहा गया? दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया है कार्ल बेंडा ने, लेकिन इसकी खोज किसने की थी? अल्टमान ने। ये भी आप याद रखिएगा। तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। दोस्तों आपसे पूछेगा कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा गया? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, एक होता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया? दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन, मतलब प्लीहा को। आरबीसी का कब्र किसे कहा गया है? तो प्लीहा को कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो वह तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जिसको कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये भी आपको याद रखना है। और मानव की सबसे छोटी कोशिका, तो दोस्तों मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, शुक्राणु। ये पुरुषों में होता है। और सबसे बड़ी मानव कोशिका वो होती है आपकी एग सेल सबसे बड़ी होती है, जो महिलाओं में होता है अंडाणु। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोशिका की आत्महत्या की थैली। जितना भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं ध्यान से उनको सुन के जाना, लिख के जाना, रट के जाना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्या पूछा गया? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों टिहरी बांध के बाद भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपका भाखड़ा नागल बांध, और ये सतलुज नदी पर बना गया है। सतलुज नदी। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सतलुज नदी भारत में कौन से दर्रे के सहारे एंटर करती है, तो सतलुज नदी भारत में आती है सिपकिला दर्रे के सहारे। ये क्वेश्चन याद रखना। तिब्बत या कैलाश मानसरोवर के पास से ये सिपकिला दर्रे के सहारे भारत में प्रवेश करती है। किन्नौर जिले में आती है, हिमाचल के। ये भी आप याद रखें। दोस्तों 4-5 बांध आपके एग्जाम में बड़े पूछता है एग्जाम में। एक आपको याद रखना, तवा बांध। तवा बांध ये तवा नदी पर ही है और ये मध्य प्रदेश में है। तवा बांध मध्य प्रदेश में, ये भी आप याद रखें। एक आपसे पूछेगा ओंकारेश्वर बांध, बहुत पूछा जाता है ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध, दोस्तों ओंकारेश्वर बांध ये मध्य प्रदेश में है। और कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों एक आप याद रखना, हीराकुंड डैम, हीराकुंड हीराकुंड बांध ये कौन सी नदी पर है? दोस्तों हीराकुंड बांध है आपका महानदी पर, उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध महानदी पर, उड़ीसा में। अच्छा एक आपसे पूछेगा मेट्टूर बांध, ये बहुत आता है दोस्तों। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है मेट्टूर। और मेट्टूर बांध कौन सी नदी पर है? दोस्तों मेट्टूर बांध है आपका कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, रट लेना, इसको बहुत आता है एग्जाम में। एक पूछता है आपसे कोयना, कोयना बांध। कोयना बांध ये महाराष्ट्र में है, कोयना नदी है यहाँ पे, तो ये भी आप याद रखना महाराष्ट्र में है ये कोयना बांध। एक और बता देता हूँ आपको, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये आपका गुजरात में है। और ये कौन सी नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है गुजरात में। ये भी आपको रट के जाना है बिल्कुल। और एक और लिख लेना, वो है आपका अलमाटी बांध। अलमाटी बांध ये वो है टीसीएस पैटर्न जो आपसे प्रीवियस से पूछे जा चुके हैं, अलमाटी बांध। और अलमाटी बांध को आप कैसे याद रखें? माटी, माटी कौन खाते थे? कृष्णा। तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है अलमाटी बांध, याद रखना, रट लेना इसको। तो भाखड़ा नागल बांध ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। ये पूछा गया आपसे, ये आप रट के जाना। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है?
दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2-3 बिंदु याद रखे जाइएगा। प्यासी भूमि का देश किसे कहा गया? तो प्यासी भूमि का देश कहा जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा गया। क्वेश्चन आए, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, फ्लीस मतलब होता है दोस्तों ऊन। तो स्वर्णिम ऊन की भूमि किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान भी लिया है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? दोस्तों प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ये भी आपको याद रखना है, प्रस्तावना की भाषा। और आपको याद रखना है, हमारे संसद में जब किसी बिल को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन हम आयोजित करते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान लिया गया है। क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों और क्या चीज़ आपको याद रखनी है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना, यहाँ की सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग नदी। मरे डार्लिंग नदी ये किस देश में बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है मरे डार्लिंग नदी। ये भी आपको याद रखे जाना है। और आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, याद रख के जाइएगा, बिल्कुल पूछा जाता है दोस्तों। दोस्तों बात करूँ मुद्राओं के बारे में तो आपको मैं 5-6 मुद्रा बताता हूँ जो बहुत एग्जाम में रिपीट होती हैं। जैसे आपसे पूछा जाए बिर, बिर किस देश की मुद्रा है? दोस्तों इथोपिया की मुद्रा को बिर कहा जाता है, रट के जाना इसको बिल्कुल। एक पूछता है दोस्तों आपसे टुर्गिक, टुर्गिक किस देश की मुद्रा का नाम है? तो टुर्गिक मंगोलिया की मुद्रा को टुर्गिक कहा जाता है, इसको टोगरोक भी लिखते हैं। मंगोलिया की मुद्रा है टुर्गिक। एक पूछता है दोस्तों आपसे गुलट्रम, गुलट्रम भूटान की मुद्रा को गुलट्रम कहा जाता है। भूटान की मुद्रा को गुलट्रम कहा गया है, ये भी आप याद रख के जाना। एक आपसे पूछेगा दोस्तों, एक पूछता है दिरहम, दिरहम संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है, ये आप याद रखें। एक पूछता है बोन, कोरिया की मुद्रा बोन कहलाती है, चाहे वो उत्तर कोरिया हो चाहे वो दक्षिण कोरिया हो। सबसे इंपॉर्टेंट रैंड, इतनी रिपीट की जाती है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। रैंड दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड कहलाती है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड कहलाती है, ये भी आप याद रखना। और अगर आपसे कहे कि भारत में रुपया का संकेत ये इस तरह से देखा होगा आपने दोस्तों, इसको स्वीकृति कब दी गई थी? तो 2010 में रुपये का संकेत अपनाया गया था और इसको बनाया था उदय कुमार धर्मलिंगम ने। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया, फार्मूला 1 रेस की शुरुआत कब हुई? दोस्तों फार्मूला 1 रेस की शुरुआत हुई थी 1946 में। फार्मूला 1 रेस की शुरुआत 1946 में हुई थी, ये आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में। मॉडर्न ओलंपिक गेम 1896 में शुरू किए गए थे। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, सप्तऋषि तारामंडल को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, सप्तऋषि तारामंडल को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। दोस्तों सप्तऋषि अर्सा मेजर, इसको कहा जाता है अर्सा मेजर। अर्सा मेजर तारामंडल का दूसरा नाम है जिसमें 7 तारों का समूह है। अर्सा मेजर अपने 7 तारों के लिए जाना जाता है जिन्हें बिग डिपर, द वैगन, चार्ल्स बेन, द प्लो के रूप में नामांकित किया गया है। क्लियर? यहाँ पे और कुछ बात लिखी गई है। अर्सा मेजर नक्षत्र में सबसे चमकीला तारा अलायत है जिसे एप्सिलॉन अर्से मेजरिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखना, ये सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के उन्होंने पूछा था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो तारे होते हैं, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में कि किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। और तारों में लगातार ऊर्जा बनती है, इसका कारण क्या है? दोस्तों तारे में ऊर्जा बनती है, इसका कारण है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन एक तारे की ऊर्जा का स्रोत है, याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है दोस्तों? वह है प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। दोस्तों आपको मैं बताऊं एक चीज़, पल्सर क्या होते हैं? पल्सर होते हैं बहुत तीव्र गति से घूमने वाले तारे, इन्हें पल्सर कहा जाता है। क्लियर हुआ? एक होता है आपका लाल दानव, लाल दानव दोस्तों तारे की मृत अवस्था क्या कहलाती है? लाल दानव, जब तारे में विस्फोट होने वाला होता है ना तो उसमें उसका रंग लाल हो जाता है। तो ये आप याद रखना, अर्सा मेजर सप्तऋषि तारामंडल का नाम है। हाँ एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि हमारे सौर मंडल में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे
जो आकाश गंगा है इसमें 89 तारामंडल बताए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? कांचीपुरम कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? दोस्तों दक्षिण भारतीय राजवंश है पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश की जो राजधानी है वो है आपकी कांचीपुरम। और पल्लव वंश की संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। ये आप रट के जाइएगा, पूछा जा सकता है। दोस्तों आपसे 2-3 राजधानी और पूछेगा। जैसे आपसे पूछेगा चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, रट लेना इसको। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए, एक पूछता चालुक्य। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो चालुक्य जिसका राजा पुलकेशिन द्वितीय था, चालुक्य की राजधानी थी वातापी। वातापी चालुक्य वंश की राजधानी थी, रट लेना इसको भी। और एक और रट के जाना आप, वो पूछता आपसे पांडियन। पांडियन साम्राज्य की राजधानी या पांडियन राजवंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों वो थी आपकी मदुरई। मदुरई पांडियन राजवंश की राजधानी थी, मदुरई। क्लियर हुआ? तो ये सारे बिंदु आप रट के जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई कब बना था? तो इसकी कहानी क्या है? एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1955 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। 1 अप्रैल 1955 में। दोस्तों यहाँ पर ना 1 अप्रैल नहीं है, ये 1 जुलाई है। 1 जुलाई कर लेना इसको, 1 जुलाई। 1 जुलाई 1955 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। परंतु ब्रिटिश काल में भारतीय स्टेट बैंक का नाम बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे था। अब क्या होता है? तो इन 3 बैंक कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, यानी तीनों बैंकों को 27 जनवरी 1921 में मिलाकर हमने क्या नाम दे दिया? इंपीरियल बैंक नाम दे दिया। अब फिर क्या हुआ? इंपीरियल बैंक नाम देने के बाद में निजी बैंक के रूप में कार्य कर रहा था ये। उसके बाद में 1 अप्रैल 1955 में, ये अप्रैल नहीं है दोस्तों, ये जुलाई है यहाँ पे। 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर हमने क्या रख दिया? भारतीय स्टेट बैंक रख दिया। तो 1 जुलाई 1955 को हमने स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और स्टेट बैंक जो है ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर में, ये आप याद रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बंधन बैंक, ये मैं जो बता रहा हूँ ये लिख के रख लेना। एक बैंक है भारत का बंधन बैंक। क्या आपको पता है कि बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बंधन बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में है। रट के जाना इसको, ये पूछा जा सकता है आपसे। कलकत्ता में बंधन बैंक का मुख्यालय। और ये कब बना था? 2001 में। एक बैंक और आप रट के जाना, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में, राजेंद्र पैलेस में। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये आप रट के जाइएगा। बाकी भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा गया? आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि ये जो बियर और बुल दिखाए गए हैं इसमें, ये किसका प्रतीक माने जाते हैं? ये आपका बुल है, ये आपका बियर है, ये किसका प्रतीक माने गए हैं? बियर एंड बुल जो शब्दावली है ये किस में प्रयोग होती है? ये मुझे आप कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? भारत में माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत कब हुई थी? 1946 में माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत हुई। दोस्तों सबसे पहले तो आप याद रखना कि माइक्रो फाइनेंस जो शब्द है ये किसने दिया था? तो बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस के द्वारा माइक्रो फाइनेंस शब्द दिया गया। और दोस्तों जो मोहम्मद यूनुस हैं इन्हें बांग्लादेश में बैंकिंग का जनक माना जाता है। याद रखना, मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में बैंकिंग का जनक माना जाता है। क्लियर। अब भारत में माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत कब होती है? 1946 में। दोस्तों मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए, कई सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। देखो सबसे पहले तो आप रट लेना, नाबार्ड की स्थापना ये आपसे पूछी जा सकती है। आज की शिफ्ट में भी हो सकता है कि क्वेश्चन आए, और नहीं तो 1-2 दिन में आपसे पूछ लेगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। ठीक है। नाबार्ड का काम क्या है? दोस्तों नाबार्ड का काम है भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लोन देना। ग्रामीण विकास और कृषि के लिए लोन देना, ये नाबार्ड का काम है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और नाबार्ड कौन सी समिति की सिफारिश पे बना था? दोस्तों एक समिति बनी थी जिसका नाम था शिव रमन।
शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई है। क्लियर हुआ? तो आप याद रखना, रट के जाना बिल्कुल। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। यहाँ तक तो हो गया नाबार्ड। अब आपसे पूछेगा भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक कब बना था? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई 9 जुलाई 1988 को। 9 जुलाई 1988। इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम है जो हाउसिंग लोन मिलता है उसको रेगुलेट करना। ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक ये कहाँ पर है? ये भी मुंबई में है। उसके बाद में आपसे पूछेगा दोस्तों आयात निर्यात बैंक, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयात निर्यात बैंक भारत में कब बना था? दोस्तों भारत में आयात निर्यात बैंक जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये बना था आपका 1982 में। इसके लिए अधिनियम लाया गया था 1981 में और 1982 में इसको स्थापित कर दिया गया। वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, आप याद रखिएगा। मुंबई में मुख्यालय आयात निर्यात बैंक का, तो आयात निर्यात बैंक 1982। एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, सिडबी, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। दोस्तों सिडबी भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो सिडबी की स्थापना हुई थी दोस्तों, सिडबी बना था आपका, सिडबी कब बना? सिडबी बना 1990 में। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी बना। सिडबी आप याद रखिएगा। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है। ये हुआ आपका सिडबी। उसके बाद में एक और आपसे पूछेगा सेबी। दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। दोस्तों सेबी बना था आपका 1988 में और इसको वैधानिक दर्जा मिला था 1992 में। अगर आपसे पूछे सेबी का काम क्या है? दोस्तों सेबी भारत के शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था है सेबी। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? माधवीपुरी बुच। ये आज आ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। माधवीपुरी बुच ये बनी थी आपकी सेबी की अध्यक्ष, माधवीपुरी बुच, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित महिला थी। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट हुई हैं वो बहुत ज़्यादा पूछ रहा है एग्जाम में। तो सेबी के बारे में आप याद रखिएगा, कब बना था? 1988 में। दोस्तों एक और याद करके जाना, केबीआईसी, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, ये कब बना था? दोस्तों ये बना था 1956 में। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और एक और याद करके जाइएगा, वो है आपका भारत की पहली क्रेडिट एजेंसी कौन सी थी? भारत की पहली क्रेडिट एजेंसी कौन सी थी? तो ये आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो दोस्तों ये थी आपकी क्राइसिल। भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी थी? दोस्तों क्राइसिल भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी, क्रिसिल। ठीक है, कब बनी थी? ये 1988 में क्राइसिल बनाई गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये सारे आपको याद करके जाने। भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था? दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आया था कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ देखें, जब जिंक की अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाया जाता है तो कॉपर को जिंक से बदल दिया जाता है। फिर क्या होगा? जिंक सल्फेट बन जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान विलयन का रंग नीले से रंगहीन हो जाता है। यहाँ पे एक समीकरण आप देख सकते हैं, किस तरह की समीकरण होती है। कॉपर सल्फेट के विलयन में आपने क्या डाल दिया? वो डाल दिया जिंक। और यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक सल्फेट बन गया, ये वाला आपका। और जिंक सल्फेट बनने के बाद में कॉपर मुक्त हो जाता है और यहाँ से जो विलयन का रंग वो नीले से क्या हो जाएगा? वो रंगहीन हो जाता है। यहाँ पे देखो, आप फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो कलर है वो नीला सा है और यहाँ पे बिल्कुल इसका कलर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये समीकरण आपसे पूछी गई थी शायद, तो ये आपको याद रखना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जीडी में उसमें आया था 2018 में, ग्रुप डी में क्वेश्चन ऐसी कुछ क्वेश्चन था, तो उसका क्वेश्चन उन्होंने पूछा था डायरेक्ट टीसीएस पैटर्न पे। तो ये आप याद रखे जाइएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और प्रश्न नहीं है दोस्तों। मैं आपको कुछ लोक नृत्य है, मैं आपको रटा देता हूँ जो संभावना है कि आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएं। एक लोक नृत्य आपको याद रख के जाना है, लाहो। लाहो कहाँ का नृत्य है? तो दोस्तों लाहो मेघालय का नृत्य है। ये पूछा जा सकता है आपसे, लाहो कहाँ का नृत्य है? मेघालय। एक याद रख के जाइएगा अब, वो है आपका थय्यम। थय्यम कहाँ का नृत्य है? दोस्तों थय्यम केरल का नृत्य है। ये काफ़ी पूछे जा रहे हैं आजकल नृत्य, थय्यम केरल का नृत्य है। एक याद रख के जाइएगा आप, यक्षगान। यक्षगान ये कर्नाटक का नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। और एक आप रट के जाइएगा, वो है आपका रऊफ हो गया आपका नाटी। नाटी कहाँ का नृत्य है? नाटी हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। 4 हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चारों के, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दूसरा और मैं आपको 4-5 रटा देता हूँ। एक आपसे पूछेगा दोस्तों संकीर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
संकीर्तन जो नृत्य है ये कहाँ पे किया जाता है? दोस्तों मणिपुर का नृत्य है संकीर्तन। मणिपुर का नृत्य है संकीर्तन। एक आपसे पूछेगा सिंघी छम। सिंघी छम, तो सिंघी छम सिक्किम का है। सिंघी छम कहाँ का है? सिक्किम का। एक आपसे पूछेगा दोस्तों मांझ और जवारा। मांझ और जवारा ये कहाँ का है? तो मांझ और जवारा मध्य प्रदेश का है, रट के जाना इसको। एक आपसे पूछा जा सकता है टिप्पाणी। टिप्पाणी नृत्य है, तो टिप्पाणी गुजरात का है। और गुजरात के दो और याद रख के जाना, एक है आपका बिंछुदो और एक है आपका हलीशका। बिंछुदो और हलीशका, ये भी आप रट के जाइएगा। एक और आप रट के जाना, वो है आपका चेराम्ब। चेराम नृत्य है दोस्तों। चेराम नृत्य ही मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम का नृत्य चेराम नृत्य है। एक आप और रट के जाना होजागिरी। होजागिरी, और होजागिरी त्रिपुरा का है। त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों। असम का भी आप रट के जाना बिहू। असम का बिहू, और असम का एक और रट लेना, वो है आपका झूमुर। झूमुर चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता है। झूमुर असम का है। तो ये कुछ नृत्य जो मैंने लिखाए हैं आपको बताए हैं, ये सारे आप रट के जाइएगा। और दोस्तों फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। साथ साथ वीडियो अच्छी लगी हो या एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और आप मुझे बताइएगा कि ये सीरीज मैं जारी रखूं या नहीं। तो मिलता हूं आपको अगले जल्दी किसी और वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट। दोस्तों 2 से 3 बजे के बीच में एसएससी सीएचएसएल का जो प्रैक्टिस सेट है, जो हम मॉक टेस्ट लेके आएंगे वो लेके आऊँगा। 2 से 3 बजे के बीच में एसएससी सीएचएसएल का मॉक टेस्ट अपलोड हो जाएगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।